बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज मुआविन ख़ुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ब्रॉडशीट के मामले को लेकर उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हवाले से क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की है और उनका ये कहना है कि माजी की हुकूमतों की गलतियों और NRO का खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ा। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज साहबा ने भी गुफ्तगू की है, PDM के रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है और मौजूदा हुकूमत के आड़े हाथों लिया है, उसका भी जिक्र करेंगे। शेख रशीद साहब ने भी आज रिस्पॉन्स दिया है बिलखसूस अपोजिशन का जो धरना और एहतजाज होने जा रहा है उस हवाले से, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि इस्लामाबाद की मारूफ नमल यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाजी धरना दिया हुआ है, उसकी क्या वजूहात हैं, इसका भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। ज़ियातरी साहब, सबसे पहले तो ये जो शहजाद अकबर साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं कि चूँकि अपोजिशन बार बार ये कह रही थी ब्रॉडशीट के मामले को लेकर कि ये नैब ने जो पैसे अदा किए हैं और नैब उसको इस्तेमाल कर रही है कौम का सासा। मरियम औरंगज़ेब साहबा बड़ा बात कर रही थी, तो ये तो वो कह रहे हैं कि ये 2000 में उनके साथ सन 2000 में ये मुआहदा हुआ था और उसके बाद 2008 में जो है वो भी कुछ मामलात आगे बढ़े थे और कुछ सेटलमेंट की गई थी ब्रॉडशीट के साथ। तो ये तो माजी की हुकूमतों का किया धरा है जो हम पे कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अभी आपको याद है ना, उनके एक साहब ने इंटरव्यू में भी किया और कुछ लोगों के उन्होंने नाम भी लिए कि जी वो आए थे और कट मांग रहे थे। मैं ये समझता हूं कि इस मामले की शफाफ बुनियादों पर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सरबराही में कोई कमीशन बने और ये सारे मामलात जो हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मुआहदा कब हुआ, ये मुआहदा क्यों किया, फिर वहाँ कोर्ट में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्यों कमज़ोर हुआ, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला क्यों आया और हमने जो पैसे इतने भरे वो क्यों भरे। देखें, बात यह है कि हमारा एक गरीब मुल्क है, हमारी माशी सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है। आपको पता है, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, हमारे एक गरीब मुल्क है और इतनी सारी रकम जो दी गई है ये क्यों है, इसके पीछे क्या फ़ाल्ट हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर एक कमीशन बनना चाहिए या इस पर एक JIT बननी चाहिए, जैसे मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ एक JIT बनी थी, एक JIT बननी चाहिए और JIT जब बनेगी उसके बाद सारे हक़ाइक़ सामने आने चाहिए, इस कौम के बारे सामने आने चाहिए। ये 2000 में हुआ है, 2003 में हुआ है या उसके बाद हुआ है। ये आखिर वो कौन हैं, कौन लोग हैं जो इस मुल्क को इस तरह लूट रहे हैं या इस मुल्क का इस तरह इस मुल्क के गरीब लोगों के पैसे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। आखिर कहीं किसी ने फॉल्ट किया है ना कहीं तो किसी ने कोई अपनी गेम डाल दी है इसमें। वो सारी की सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए शफाफ तरीके से और ताकि ये पता चले कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जब बड़े लोग जो हैं, बासर लोग जो हैं किसी मामला में मुलव्वस होते हैं तो उसमें उसका कुछ नहीं बनता। वो ये कह दिया जाता है जी। आज उन्होंने एक दास्तान सुनाई है शहजाद अकबर साहब ने, वो 2 मरतबा उन्होंने सुनाई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, फिर उन्होंने जाके वही बातें जो हैं वो सेनेट में भी की हैं, लेकिन कोई ठोस उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जनाब ये जो सारी सूरत हाल है अगर पिछली हुकूमतों ने की है तो हम इस पर एक कमीशन बनाते हैं, हम इस पर JIT बनाते हैं कि ये क्यों बनाया गया, ये क्यों हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने नाम लिए हैं और मौसवी साहब ने नाम लेके जो चीज़ों को बंदों को बताया कि कौन कट मांग रहा था, उनका सामने आना चाहिए कि इस कौम को कैसे लूटा जा रहा है। उस पर हुकूमत ने एक 3 रुकनी वफाकी काबीना की कमेटी भी बना दी गई है जिसके मामले की वो तहकीकात कर रही है और ये भी आज शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि जो उसके फैसले हैं ब्रॉडशीट के उनको भी पब्लिक किया जाएगा, वो भी सामने लाया जाएगा। इससे पहले जो कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट जो सामने आई है वो भी हमने पब्लिक की है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था जब वो धरना दे रहे थे, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि चाइना के साथ CPEC में जितने मुआहदे हुए हम सब कौम के सामने ले आएंगे और वो हम असम्बली में पेश कर देंगे कौम के सामने कि ये इन्होंने किए हैं और इसमें इन्होंने करप्शन किया, लूट मार किए। आज 2.5-3 साल होने वाले हैं PTI की हुकूमत को, एक चाइना के बारे में एक मुआहदा सामने नहीं आया। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो धरने वाली तकरीरें निकाल के देखें। तो ये जो बात है कि हम पब्लिक कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये भाई इस पब्लिक करने से काम नहीं चलेगा। आप वज़रा में कौन से इन्वेस्टिगेटर मौजूद हैं मुझे बताएं, कौन सा रहमान मलिक साहब मौजूद हैं। रहमान मलिक साहब तो FIA के एक इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं ना, तो कौन सा इनमें वज़रा में ऐसा बंदा, ये इनका काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना। देखें, इन्वेस्टिगेट करना जो है वो उन लोगों का काम है जो ये हुनर जानते हैं
और वो जाएं, इस सारी इंक्वायरी करें और एक कमीशन बने, एक JIT बने जिसमें इस सारे वाक़े की इंक्वायरी हो कि ये मुआहदा ब्रॉडशीट से किसने किया, उसके पीछे क्या मकासद थे। फिर अभी जो ये केस हारा गया है इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे, उन सारे सवालात का वो जवाब लिया जाए और देखा जाए ये कौन आदमी था, ये किसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो गलती हुई है ना। नकी साहब, ये तो नहीं हो सकता कि भाई किसी से गलती ना हुई हो, यकीनन किसी न किसी ने कोई ना कोई गलती की है जिसकी वजह से इस गरीब कौम को इतने पैसे देने पड़ गए। मैं ये समझता हूँ कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, शफाफ इंक्वायरी हो और उसके बाद वो कौम के सामने सारे हकायक रखे तो आप समझते हैं कि जो काबीना की कमेटी बनाई गई है ये काबिल एतमाद नहीं है, उस पर JIT तश्कील दी जाए? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि काबीना की जो कमेटी है ना, उस काबीना की कमेटी में जो मिनिस्टर साहबान हैं वो चीज़ों को देख तो सकती हैं लेकिन वो इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते कि जिस आदमी ने ये मुआहदा किया, चाहे 2002 में किया, 2003 में ख़त्म हुआ, फिर दोबारा ये इसके पीछे वजह क्या थी और वहाँ कोर्ट्स में इसको क्यों नहीं पूरी तरह केस को मुकाबला किया गया, क्यों नहीं वो किया गया। फिर ये जो पैसों वाला क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पैसे वहाँ गए, अकाउंट सीज हो गए, ये सारे इसके पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पर जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं वो तो बहुत खौफनाक हैं। ठीक है, ऑन एयर वैसी बातें नहीं कही जा सकती लेकिन ये चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए। इस कौम को बताना चाहिए कि जनाब ये लोग करप्ट थे, इन लोगों ने ये किया है, जो उसमें मुलव्वज़ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, सज़ा तो बिल्कुल यकीनी तौर पर मिलनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो डेट सामने आ रही हैं, जो जिस सन का जिक्र किया जा रहा है 2000 का, फिर 2003 में मनसूख हुआ, फिर 2008 में ये सेटलमेंट हुई, तो सवाल ये है कि उस ज़माने में हुकूमतें किसकी थी? ये सवाल तो मेरे ख्याल में किया जा सकता है। ये तो वाज़े दिन की तरह रोशन है और नज़र आ रहा है कि किसकी हुकूमत थी। तो उसमें यह कहना कि जैसे अब अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने ये पे किए, लेकिन जिन 2008 में किसकी हुकूमत थी, 2003 में किसकी हुकूमत थी, क्या मामला थे, किसने सेटलमेंट की थी, इसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन इस हुकूमत के हवाले से जो क्लैरिफिकेशन दी जा रही है उसका स्टेटस आप क्या समझते हैं, क्या है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जब इंक्वायरी होगी ना तो फिर ये पता चल जाएगा कि 2002 वाले लोगों के क्या मकासद थे, उनके क्या अज़ाइम थे, क्या वो चाहते थे। 2008 की आपने बात की, 2008 वाले लोग भी तो मौजूद हैं ना जो हुकूमत में थे, अभी मौजूद हैं अपोजिशन में। इसी तरह 2002 वाले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं, तो ये सारे लोग मौजूद हैं। अब मौजूदा हुकूमत से कहाँ मतलब कोताही हुई है, कहाँ गफलत हुई है, कौन इसका ज़िम्मेदार है, एक शफाफ अंदाज में, एक बहुत बेहतर और ख़ूबसूरत अंदाज में इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें, ये अगर हुकूमत को इसमें हुकूमत की कोई कमज़ोरी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो दबंग अंदाज में ऐलान कर दें कि जी बस ठीक है, ये इतने दिनों में एक कमीशन बना दिया गया, एक JIT बना दी गई और इतने दिनों में ये रिपोर्ट पेश करें, 15 दिन या 1 महीने की टाइम दिया जाए, उसके बाद वो रिपोर्ट आए वो कौम के सामने रिपोर्ट पेश कर दी जाए कि जी ये रिपोर्ट है, और उसके बाद जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से इस गरीब कौम के जो हैं वो पैसे गए हैं और इस गरीब कौम की जो पहली सूरत हाल ख़राब है महंगाई और गुर्बत की वजह से, उनको निशाना इबरत बना दिया जाए। इसमें तो कोई वो नहीं है, बजाय इसके कि ये वजाहतें करना और फिर ये करना जिनके उन्होंने नाम लिए उन लोगों को भी कटारे में लाया जाए, जो कट मांग रहे थे, जो उनसे बात कर रहे थे, वो कौन लोग थे। फिर वो जैसे वो उन्होंने एक आदमी का नाम लिया कि जी उनका नाम था, फिर उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया पिछली मुशर्रफ की हुकूमत के लोगों के, वो उनको लाया जाए ना कटहरे में, कौम को बताया जाए इसमें कौन सी बात ऐसी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो तो लोगों से वोट इसी बात लेकर आए थे, उनका मेन एजेंडा ये था कि जो करप्शन है हम उस करप्शन को बेनकाब करेंगे, करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, न सिर्फ ख़ात्मा करके बल्कि जो माजी की लूटी हुई दौलत है उसको वापस लेके आएंगे। वहाँ तो यहाँ तो कोई सूरत हाल उसके बरक्स हो गई है ना कि आप इसी केस को मिसाल बनाएं, इस केस को सामने रखें, एक कमीशन बनाए, वो कमीशन इंक्वायरी करे, उसमें वो लोग शामिल हों जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और वो सारी रिपोर्ट दें कौम के 1 महीने के सामने। JIT नहीं बनी थी पनामा में भी तो JIT बनी थी ना, और JIT ने अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो आप अभी भी बना दें, क्या फ़र्क है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये कहते हैं कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप यकीन माने इसका हाल वही होगा जो शुगर स्कैंडल का हुआ है, जो वीट स्कैंडल का हुआ है, कोई नहीं इसकी होगा। बस इसी तरह शहजाद अकबर अगर रिपोर्ट आ भी जाए, देखिए आप तो JIT डिमांड कर रहे हैं, वो भी उन पे भी तो JITs बनी थी ना, उस पे भी तो कमीशन तश्कील दिए गए थे ना, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई थी, वो रिपोर्ट्स पब्लिक भी कर दी गई थी। देखें उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हुआ ना, आप तो अभी डिमांड कर रहे हैं कि रिपोर्ट हो, चले रिपोर्ट आ गई, उसके बाद क्या होगा? सवाल तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए।
देखें इंसाफ जो है ना, इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। चलें, आप जनाब मुशर्रफ के दौर में हुआ, अब ये बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की सूरत हाल है, वो मौजूदा हुकूमत क्या कर सकी है। मियाँ नवाज शरीफ का अगर कोई दौर हुकूमत है, उनका जिक्र है, एवन फील्ड का भी उसमें रेफरेंस का जिक्र आ रहा है, या दीगर तस्करे हो रहे हैं कि उसकी मद में पे कर रहे हैं, वो भी मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो फिर किस एक्शन की हम तवक्को मैं रखेंगे? आपको बताऊं, एवन फील्ड पे मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ कोर्ट में साबित नहीं हुआ। मियाँ नवाज शरीफ को कोर्ट से जो नाइल किया गया है वो किया गया है उस पर अकामे पर, ठीक है जी, वो पनामा वाला नहीं, वो उसके बाद जो एहतसाब कोर्ट में उनको वो हुआ सजा हुई है, वो एवन फील्ड पे नहीं हुई, वो उन्होंने हुई उस तनख्वाह पर जो उनके बेटे की एक फैक्ट्री थी और जो उनको तनख्वाह जो उन्होंने वो कहते हैं उन्होंने ली भी नहीं थी। तो ये मैं ये कहता हूँ कि ये जब हुआ ही नहीं कुछ, तो फिर उनको पैसे किस बात के दिए गए? या तो नैब ये कहता कि जनाब हमने ये रिकवर करके इन्होंने दिए हैं, ये एवन फील्ड के पैसे आ गए हैं, ये आ गए हैं और ये इनका कमीशन है। तो ये इस कौम के साथ तो वो कह रहे हैं कि हमें रोका गया, हमें ऑफर की गई, रिश्वत ऑफर की गई। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिसने कहा है, वो जो एक नजम भट्ट साहब का भी जिक्र करते हैं कि वो भी आए हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग आए हैं, ये इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी तो पता चल जाएगा ना कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन माल पानी बना रहे हैं, किन्होंने बनाया है, किन्होंने इस मुल्क को लूटा है, कौन ने नुकसान पहुंचाया है, कौन कौन डाके मार रहा है, उन डाकुओं को पता चल जाएगा। और उनके चेहरे जो हैं, आप एक कमीशन बनाएं, एक JIT बनाएं, उनके चेहरे कौम के सामने बेनकाब करें, उनको सजाएं दें। कौन रोक रहा है आपको सजाएं ना देने से? लेकिन कौन रोक रहा है आपको? आप मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड के सबूत क्यों नहीं अदालत में पेश किए गए? कौन नहीं कर रहा है? या ये ब्रॉडशीट जो कह रहा है, इसको आप साबित करते ना, इसको उस वक्त ले आते जी। मैं ये उसका हवाला उसमें नहीं है उस केस में, ये फिर एक ज़ाहिर लंबी फिर बहस हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल ब्रॉडशीट के मामले पर है सजाद साहब, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, और फिर PDM का भी हम जिक्र करते हैं कि वो इस वक्त जो बयान दे रहे हैं बिलखुसूस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का भी बयान सामने आया हुआ है, तो उसका भी जिक्र करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रॉडशीट का जिक्र कर रहे थे। आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुशीर एहतसाब हैं, मुआविन खुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, और उस हवाले से हम जिक्र कर रहे थे। और इसके साथ साथ PDM का भी आज जो है एक रिस्पांस हुकूमत के हवाले से सामने आए हैं। लेकिन सजाद साहब, एक सवाल मैं ज़रा ब्रॉडशीट के मामले पर करूँ, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर जाते हैं, और वो ये है कि सबसे तमाम तर सवालात जो ब्रॉडशीट से मुतालिक हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो अपनी जगह पे वो जवाब तलब हैं अभी तक। ज़ाहिर है वो कोई कमीशन बनेगा तो उस पर जवाब सामने आएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो इसकी टाइमिंग है कि ब्रॉडशीट का ये मामला इतना पुराना है, और ये कहा जा रहा है कि इस टाइम में आकर गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी, कौन सामने लाया है, मुसवी साहब कौन है जो कि एकदम इस रिपोर्ट सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं या इस किस्म के बयानात दे रहे हैं और इंकशाफात फरमा रहे हैं। तो ये इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास कि इस टाइमिंग में ये आई है, अभी तक ये छुपा हुआ था मामला? आपको वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के मकालमे याद नहीं, वो कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी अहम होती है, टाइमिंग पे बहुत जोर देते हैं। तो सर ये टाइमिंग बड़ी अहम है, ये कोई ना कोई तो है ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। चलें, इसके साथ साथ ज़रा अपोजिशन का भी जिक्र करते हैं। PDM का हमें ज्वाइन किया है ANP के मारूफ रहनुमा जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने वक्त दिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि PDM का ज़ाहिर है अपना एक एजेंडा, एक लाया अमल है जिसकी जानिब वो आगे बढ़ रही है। मौलाना फजलुर रहमान फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात कर रहे हैं, मरियम साहबा बात कर रही हैं, लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब आप आएँ, आपका एहतजाज जो है वो हक है, वो उसके लिए हम रोकेंगे भी नहीं, और लेकिन यह है कि मदरसे के बच्चे न ला जाएँ। क्या समझते हैं आप? इंतजार साहब, शेख रशीद तो वो शेख रशीद है कि जब ये अपोजिशन में था तो उसने फौज को भी गाली देता रहा, अदालतों को भी गाली देता रहा, जलाओ गिराओ मारो मरवाओ, वो तो ये सब कुछ इसके लिए जायज थी। आज आकर ये कह रहा है कि जी ये जो अभी पिंड से जब लोग आएंगे, इस्लामाबाद से जब लोग आएंगे, ये जो गुजर खान से लोग लेंगे, तो ये मदरसे के लोग होंगे। ये अपनी बस इनको तो कोई सहारा चाहिए कि वो कोई सहारा या किसी चीज़ के भी ले ले। जब PDM ने जैसे शुरू किए तो कोरोना का सहारा लिया, फिर नेप का भी इस्तेमाल किया, और वो तरह तरह के, तो क्योंकि हुकूमत के पास कोई चीज़ है नहीं कि डिलीवर करे। ये शेख रशीद कल अगर राजा बाजार में जाए तो लोग जूतिया इसको मारेगा, इसलिए कि उनको वोट दिया था कि आवाम के मसाइल हल करे। तो आवाम के मसाइल हल के बजाय ये कभी अभी मदरसों के बाद मदरसे देखिए, अगर स्कूल और कॉलेजों के लड़के सियासत कर सकते हैं तो मदरसों का क्यों नहीं? एक तरफ तो आप कहते कि उसमें लेके आए, सेंटर में लेके आए,
तो दूसरे आप उसको आइसोलेट करवाना चाहते हो। आप क्यों आइसोलेट कर रहे हो? हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसे ही है कि उसको जबरदस्ती लाया जाता है तो कोई गलत है, लेकिन वो शेख रशीद की बातों को छोड़ो, वो तो 4 नंबर गेट का चौकीदार है, पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन अपने आप को तो उधर से साबित करवा रहा है। जाहिद खान साहब आप ये बताएं कि आज के इजलास में क्या तय हुआ है? बिलावल भुट्टो तो नहीं आ रहे, तो कल जो है क्या प्रोग्राम होगा, क्या शेड्यूल होगा? जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कल आप क्या करने जा रहे हैं। देखिए जी, कल तो आपको पता है एहतजाज है और हम एक लेटर उनको देंगे, और ये एहतजाज चूंकि पारन फंडिंग केस आपको पता है कि 2014 का केस है और इस मुल्क आईन और कानून के मुताबिक वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर है और वो प्रेशर के लिए चूंकि पीडीएम एक अपोजिशन है और वो ये दिखाना चाहती है कि क्या इदारे हकीकत में आज़ाद है। अगर इदारे आज़ाद है तो आईन और कानून के तहत फैसले करे। अगर वो आज़ाद नहीं है और प्रेशराइज है, चाहे वो जुडिशली हमारे हो, चाहे और इदारे हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तो कल जो होगा, देखिए बिलावल अपने वहां पे इलेक्शन है, उसमें मसरूफ है, उसके राजा परवेज अशरफ जो वज़ीर आज़म रहा वो आज उसमें मौजूद था। जितने भी फैसले होते हैं, मैं तो आज गया था उसमें, और जितने फैसले होते हैं वो यूनानिमस होते हैं। जाहिर है कि राय हर एक अपना होता है, राय देते हैं, लेकिन जब डिसीजन होता है तो फिर वो यूनानिमस हो जाता है। और कल जो वहां से जाएंगे तो ये पिंडी, इन्हें बाहर से लोग नहीं आएंगे, इसमें पिंडी के है, इस्लामाबाद के है, लोकल लोग हैं, और ये लीडरशिप सारा होगा। बिलावल साहब अगर नहीं आएगा तो उसकी जगह राजा परवेज अशरफ साहब होंगे। बाकी उनके फैसलों में सारे बराबर शरीक है, जो फैसले पीडीएम करते हैं जाहिर है कि उसमें उनकी पार्टी है और वो करते हैं। तो कल एक एहतजाज होगा इलेक्शन कमीशन के सामने, और उनको कहेंगे कि आपके ऊपर जो प्रेशर है हुकूमत से वो बता दे, अगर नहीं है और एक आप आज़ादी दारा है तो आप आईन और कानून के तहत जो आपके पास इख्तियार है ये फॉरेन फंडिंग पे फैसला करे। 6 साल तो गुजर गए, 7 साल तो गुजर गए, ये तो लटकाते जा रहे हैं। तो अगर इसमें चोरी नहीं है, अगर ये गलत नहीं है, तो फिर इसको क्यों स्टे पे स्टे दे कर रहा था, कभी हाई कोर्ट लेके जा रहा था, कभी इलेक्शन कमीशन को कह रहे थे। देखिए ये जो स्टीयरिंग कमेटी उनकी बनी थी, ये तो सिर्फ 1 महीने के लिए बनी थी, 2 साल तो उन्हें लगा दिया, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। वो प्रेशर की वजह से वो डिसीजन नहीं लेते हैं। तो बाकी तो देखिए नवाज शरीफ के खिलाफ तो आपको याद होगा जब वो कमेटी बन गई तो उसने तो 3-4 महीने में सब कुछ करके उसको फारिग भी कर दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि किन की वजह से ये मुल्क में सियासत जो है या हमारी जमहूरियत जो है या जो हमारा आईन जो है वो पामाल किया जा रहा है। जाहिद खान साहब, वजीर दाखिला शेख रशीद ने ये कहा है कि इस्लामाबाद में 7 मरतबा हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। वो बड़े शौक से हैं, मैं डरा नहीं ला, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 मरतबा हाई अलर्ट जारी किए हैं, मामला तो अच्छे नहीं है इतने। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इनके लिए तो मामलात अच्छे हैं, हुकूमत का काम क्या है। देखिए अगर वो जल्द से या जुलूस के लिए तो बाजार में जो लोग फिर रहे उन बेचारों का क्या होगा। देखिए हुकूमत के आईन में सबसे पहले ये कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना है। अगर शेख रशीद इस्लामाबाद जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का जो वजीर है, अगर उसमें भी इंसानों के जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते पाकिस्तानियों की, तो फिर मुस्तफी हो जाए। ये कहना कि जी आप हर वक्त यही कहते, आपको याद होगा कि जब पीडीएम की जैसे शुरू हो गई तो इसने हाई अलर्ट जारी कर दिया कि जी प्लान जगह पे ये होगा, वो उधर पे होगा। ये देखिए अगर लीडरशिप भी जर जाए और वो न निकले तो आवाम का क्या हाल होगा। क्या आवाम का मोराल ये ऊंचा करना चाहते हैं या मोराल डाउन करना चाहते हैं। अगर दहशतगर्दी का मुकाबला, आपको याद होगा कि 2008 में जब हमारी हुकूमत आई, जो दहशतगर्दी हमारा आज सुबह से दहशतगर्द कब्जे में चला गया था, तो क्या हम उसके आगे सरेंडर हो गए थे? हमने उनके आगे खड़े हो गए थे और हमने कुर्बानियां दी। लेकिन आज मुल्क में उस जो हमारी कुर्बानियों की वजह से वो सूरत हाल नहीं है, बेहतर सूरत हाल है। तो शेख रशीद ये बातें करने के बजाय उनकी अपनी जिम्मेवारी पूरा करे। कुछ भी हुआ तो जिम्मेवार हुकूमत होगी। देखिए इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आप हाई अलर्ट जारी कर दे और कह दे कि जी कुछ होने वाला है। तो फिर आप किस चीज की है, आपके वज़ीर दाखिला किस चीज की है? आपकी हुकूमत का काम पहले यही है कि आवाम को जान माल की हिफाजत करे।
ये सबसे अहम मसला होता है। ठीक है। लेकिन शेख रशीद को तो छोड़ दो, वो तो कभी क्या बात करते हैं उसकी तो एक बात होती भी नहीं है। वो तो हर एक मिनट के बाद अपने बात चेंज कर देते हैं। ये वही शेख रशीद था कि जिस वक्त अपोजिशन में था तो ये क्या कुछ नहीं कहता था, इस पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई करते, आज कहते उधर सुप्रीम कोर्ट है, क्या उस वक्त इसको सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं आ रहा था? अच्छा जाहिद खान साहब आप ये बताएं कि पीडीएम का जो है कल एहतजाज जो है वो किस वक्त होगा और कितनी टाइमिंग के लिए होगा, जरा ये हमारे नाज़रीन को आप बता दें। इंशाल्लाह ये हमारी जो फैसला हुआ है वो तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे ये यहाँ से निकलेंगे, मुख्तलिफ जगहों से आएंगे और ये एग्जैक्ट 1 से 1:30 बजे तक सरीना चौक पहुंचेंगे और वहाँ पे लीडरशिप होगी और लीडरशिप उसके आगे जाएंगे। वो वहाँ जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है वहाँ तक जाएगा, एहतजाज करेगा, तकरीरें होंगी और वो जब तकरीरें और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गए, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इसमें कोई डरना शरने वाली बात तो है नहीं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको कहते कि इंटरनेशनल मीडिया भी देखे, सब भी देखे कि हमारे इलेक्शन कमीशन कितना वीक है, कितना कमजोर है, या वो आइन और कानून के ऊपर अमल कर सकता है, अभी तक तो नहीं किया। तो इसलिए देखिए, अगर अब हमारी जुडिशरी का ये सराहते है कि आज भी स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर वो स्टे पे बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की। आज हाई कोर्ट में वो फैसलवाड़ा के केस चल रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, कभी इलेक्शन कमीशन में आ रहे, तो वो फैसला नहीं कर सकते कि एक बजे वारंट नेशनल है और उसके खिलाफ फैसला। तो इदारे इतने मफलूज हो चुके हैं। तो पीडीएम का मकसद है कि आइन और कानून के मुताबिक जिन इदारों की जो रोल है वो अपना आजादाना तरीके से प्ले करे, इसलिए ये कल एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। ज़ातरी साहब, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि एहतजाज करना सबका हक है और ये एहतजाज भी किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि हम एक पुराना केस है, 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन क्या ये इनके एजेंडे पे एकदम आते हैं ये केसेस अपोजिशन के हवाले से कि इससे पहले तो इलेक्शन कमीशन का मामला तो बहुत पहले यानी गुज़िश्ता साल से जब से पीडीएम का वजूद आया और ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, उस वक्त भी ये केस फॉरेन फंडिंग का पड़ा था। नकी साहब, आपके पास जो इतलात हैं आप वो मतलब बता दें हमारे नाजरीन को, आखिर आप क्यों ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये पुरानी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये टाइमिंग बहुत अहम है? नहीं, पुरानी चीज़ें नहीं है, केस एहतजाज हक है। देखिए मैं आपको आपने ये एहतजाज पहले दिन से ये भी आपके एजेंडे पे होना चाहिए था। मैं आपको अर्ज करूं, बात ये है कि ये इस पर कई दफ़ा पहले भी एहतजाज हो चुका है, लेकिन वो इतनी बड़ा सतह पे नहीं था जितना अब पीडीएम बन गया है, तो ये हो रहा है एक बात। दूसरी बात यह है नकी साहब कि ये इनको ये कहा गया था कि आप जवाब जमा कराएं पीटीआई को। पीटीआई की जानिब से ये जवाब जमा करा दिया, आपको याद है, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और तो उसके बाद इनको एहतजाज याद आ रहा है ना, मैं तो ये कहा, उन्होंने ये कहा नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था ना जवाब जमा कराएं, तो अब उन्होंने जवाब जमा करवा दिया। उनकी जो है उन्होंने मेरा ख्याल 20 को वो भी करना है, फैसला भी आ जाएगा। तो इसीलिए ये एक दिन पहले ये कर रहे हैं कि ताकि ये हो, सर ये अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, पूरे मीडिया को ये बताया जाए और पूरे उसको बताया जाए। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूँ, हमें आपको पता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ थे कंवर दिलशाद साहब, उन्होंने बहुत डिटेल से बात की थी, तो इसलिए मेरे ख्याल है कुछ अपोजिशन को जोश आ गया है कि शायद कुछ होने वाला है, इस पे फिर बात करेंगे। जवाब बिल्कुल आपसे ज़रूर लेंगे, इस हवाले से बहुत से दीगर सवालात भी हैं और इसके अलावा कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के तलबा एहतजाज पर बैठे हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि पीडीएम के एजेंडे पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो आइंदा रोज़ उनका एहतजाज होने जा रहा है। सजातरीन साहब, मैंने ब्रेक से पहले ये सवाल आपके सामने रखा था, बता रहे थे कि वो ये है कि मतलब इलेक्शन कमीशन का मामला जो है ये फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से आप खुद कह रहे हैं, तो आप जब पीडीएम तश्कील पाई या उसके बाद आपके एजेंडे पे होना चाहिए था, पहले ये एहतजाज करते। मैं आपको बताता हूं, अब वो जवाब जमा करवा रहे हैं, जवाब जमा करवाने के बाद आपको याद आया। ऐसा नहीं है नकी साहब, ऐसा नहीं है। जब पीडीएम बना तो ये 11 जमातों के लोग, जिसमें जाहिद खान साहब भी शामिल थे, ये खुद इलेक्शन कमीशन में गए। इनसे पहले जो भी मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जलाल सुल्तान सिकंदर साहब, इनसे पहले जो थे उनके पास गए और उन्होंने जाकर ये कहा कि जी आप एक यादाश्त पेश की कि जनाब आप इसको फैसला करें जल्दी से जल्दी। उसके अलावा भी ये गाए बगाए इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करते रहे हैं, ये कहते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि पीटीआई ने जवाब जमा करा दिया है, उससे ज़रा माहौल थोड़ा गर्म हो गया। जवाब आने पे बहुत सारे टॉक शो हो गए हैं,
बहुत सारे अपोजिशन के बयानात आ गए हैं, फिर अपोजिशन की बड़ी लीडरशिप जो है वो जा रही है एहतजाज करने इलेक्शन कमीशन के सामने, इसलिए ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी ये 11 जमातों के नुमाइंदे जो हैं वहाँ जाते रहे हैं, यादाश्त पेश करते रहे हैं और एहतजाज भी करते रहे हैं। चलें, इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक अहम मामला है, बल्कि काफ़ी अहम मामला है, वो है नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की मारूफ यूनिवर्सिटी है, उसके तलबा धरने और एहतजाज पे बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जो हमें एजुकेट किया गया, जो स्टडीज़ करवाई गई वो ऑनलाइन थी, चूँकि कोरोना का मामला था। अब आप जो है वो फिजिकली प्रेजेंस के साथ आप ये चाह रहे हैं कि इम्तिहानात लिए जाएँ, तो उसके खिलाफ ये एहतजाज है। पहले मेरे ख्याल में डिटेल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी वक्त देने का। बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल, जैसा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन करने का ऐलान किया गया वज़ीर तालीम की तरफ से, वफाकी वज़ीर तालीम की तरफ से कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, इस तरह अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐलान किया कि हमारे जो है एग्जाम्स भी जो है, चूँकि हम क्लासेस ऑनलाइन होती रही तो उसके एग्जाम्स भी जो हैं अब उनके हवाले से भी स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। उसके बाद कुछ ये तलबा हैं जो कि बड़ी तादाद में तलबा और तलबात हैं जिनकी तरफ से ये एतराज़ किया गया कि हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन होती रही हैं और अब हमें जो है फिजिकली कहा जा रहा है कि अपीयर होकर आप एग्जाम दें, और इस तरह कोर्स भी हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है किया जा रहा है। तो इसमें यह भी बताया जा रहा था कि इस 6 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर लेकर आज सुबह 10 बजे अब बड़ी तादाद में तलबा और तलबात जो है वो यहाँ पर 7 अप चौक पहुंचे और यहाँ पर इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने पहले तो ये कोशिश की गई कि यूनिवर्सिटी में जाया जाता है, उसके बाद जब जैसे ही एक धड़े ने कहा कि हम रोड बंद करते हैं, मेट्रो बंद करते हैं और ऐसा मनवाने की कोशिश करते हैं, इस तरह मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं। 6 मुतालबात हैं जिनमें से अब 5 मुतालबात मान ली गए। सुबह जब एहतजाज किया गया तो उस वक्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से रब्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे मुज़ाकरात नाकाम हुए और बाद में रात के जब इन शाम के वक्त में जब दोबारा से तलबा और तलबात ने देखा कि हमारी बात दाल नहीं गल रही तो उन्होंने रोड बंद कर दिया और IGP रोड की तरफ मूव किया और पूरा रोड बंद कर दिया। उसके बाद रेक्टर जो है खुद मैदान में आए और उन्होंने खुद मुज़ाकरात एक धड़े से किए हैं और एक धड़ा जो था वो मुतमिन हो चुका है। उसके 6 पॉइंट में से 5 मुतालबात जो है मान लिए गए और मुतालबात कुछ यूँ हैं कि ये बताया जा रहा है कि पहला मुतालबा तो ये है कि वो बच्चे जो कि तलबा और तलबात के साथ मिलकर जो एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, और दूसरा ये कि हॉस्टल फ़ी भी जो है ली जा रही है, चूँकि बच्चों ने हॉस्टल यूज़ नहीं किया तो वो फीस भी रिफंड की जाएगी और ट्रांसपोर्ट फी भी जो है वो भी रिफंड की जाएगी। और जो कोर्स है चूँकि ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं तो कोर्स को भी डिक्रीज किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी हर डिपार्टमेंट में जो कि एग्जाम्स के बाद जो है रिजल्ट चेक करेगी और जितना हो सका बच्चों को जो है मार्क्स जो है दिए जाएंगे जितना हो सका। तो अभी एक पॉइंट ये था कि बच्चों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि हमारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किए जाएं या फिर उनको भी ऑनलाइन ही लिया जाए। तो इस मुतालबे के ऊपर आकर एक धड़ा जो है वो बिखरा है और उसकी तरफ से अभी भी कुछ हैं तलबा और तलबात जो कि मैं 30 से 40 तलबा और तलबात हैं और वो इस वक्त IGP रोड पर मौजूद हैं, वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दूसरा जो धड़ा है उसने अपने मुतालबात मनवा लिए और हमारे मुतालबात जब तक हमारा मुतालबा जो मेन मुतालबा वो नहीं माना जाता उस वक्त तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। तो अब ये जो एहतजाज चल रहा है और एहतजाज अब जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो पूरा रात बैठने के लिए तैयार हैं और जब तक ये मुतालबा हमारा जो मेन मुतालबा नहीं माना जाता उस वक्त तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और रोड IGP भी बंद रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, डिटेल में आपने बताया है। सर ये मामला है एक मुतालबा उनका कि हमारे इम्तिहान जो हैं वो फिर जैसा ऑनलाइन आपने पढ़ाया है उसी तरह आप ऑनलाइन पेपर्स ले लें, तो इस मुतालबे पर बैठे हैं। दीगर मुतालबात तो ज़ाहिर मान लिए गए हैं, तो कितनी हद तक आप समझते हैं? मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, जब से कोरोना की वबा आई है ना, इससे हमारा सेहत का शोबा और तालीम का शोबा बहुत मुतासर हुआ है और मैं समझता हूँ कि सेहत का शोबा बिल्कुल बैठ गया है, अस्पतालों की बहुत सूरत हाल ख़राब है, लेकिन तालीम की सूरत हाल ये हो गई है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस तो कराई जा रही हैं और इस ऑनलाइन क्लासेस में भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि बाज़ दफ़ा कहीं लाइट नहीं है, कहीं इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, कहीं सिग्नल नहीं आ रहा है, कहीं क्या मसाइल हैं, तो वो भी सारे बच्चे पूरी तरह उससे फैज़याब नहीं हो सके। ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बस ऐसे एक बच्चों की थी कि भाई चलो मसरूफियत उनकी जो है लगी रहे, लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात, जो फ़ीस है वो स्कूलों की जानिब से, कॉलेजों की जानिब से, यूनिवर्सिटियों की जानिब से पूरी वसूल की जाती रही है और बच्चे तो घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहे, उनसे जो ट्रांसपोर्ट थी जो यूनिवर्सिटी की उसके भी पैसे वसूल किए जाते हैं, हॉस्टल के भी लिए जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर बच्चे ये कहते हैं कि उनसे ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम ले लिए जाएँ, और फिर दूसरी बात कोरोना तो आपको पता है और बहुत खौफनाक तरीके से है। हम रोज़ ये कहते हैं अपने हर प्रोग्राम में कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र लगाएं, एहतियात करें, हजूम में न जाएं। तो यूनिवर्सिटी में जब बच्चे आएंगे तो यकीनन वो एक दूसरे के करीब भी आएंगे, मिलेंगे भी,
तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इस सूरत हाल में बच्चों को कोरोना की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ उनका निसाब जो है उसे भी कम करना चाहिए इम्तिहान के लिए। और उसके बाद ऑनलाइन अगर कोशिश की जाए कि ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम हो जाए तो ऑनलाइन अगर बच्चे दे सकते हैं, पहले पढ़ाई भी तो ऑनलाइन जारी थी ना, तो अगर वो दे सकते हैं बच्चे तो ऑनलाइन उनसे टेस्ट ले लिए जाएँ, बजाय इसके कि सर्दी है इस्लामाबाद में और सुबह से बच्चे जो हैं वो भूखे प्यासे एहतजाज कर रहे हैं और बहुत सारे इस मुल्क के मसाइल हैं, ये बच्चों की बात सुन ली जाए तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। इतना इंतज़ामिया को, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को जो है कोई इतना आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। वे सज्जाद काज़मी बता रहे थे कि कुछ 4-5 पॉइंट जो हैं वो उन्होंने मान लिए, एक आधे बाकी जो हैं उस पर भी कर लिए जाएँ। मैं समझता हूँ उस पर भी कर लिए जाएँ क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे हैं, बच्चे वहाँ इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं, उनमें कोरोना फैलने का खतरा है। लेकिन तो बच्चों में कोरोना फैल जाए तो बहुत मसला बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है वो उनका इंतज़ामिया है और उनको आपस में मिल बैठकर बच्चों को एहतजाज पर आना नहीं चाहिए था, पहले ही मेरे ख्याल में ये मामलात तय कर लेने चाहिए थे। और ये धड़ेबाजी ज़ाहिर हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, अगर एक धड़े के माने गए दूसरे के नहीं माने गए, ये एहतजाज जारी है। मगर उससे बड़ी बात ये है कि अपने ये मुतालबात जो कि हमें जेन्युइन लग रही है, जिन 5 मुतालबात की बात कर रहे हैं, चलें आप इम्तिहान वाला मामला तो खैर देखा जा सकता है, काबिल बहस है कि वो फिज़िकली इम्तिहान हो या कैसे हो, लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रांसपोर्ट फ़ीस की आपने बात की, हॉस्टल फ़ीस की आपने बात की, बाकी दीगर पूरी फ़ीस लेने की बात की, ये स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक सबका ये मामला रहा है। बिलखसूस प्राइवेट सेक्टर में तो हमें बहुत देखने में आया है। तो नौबत यहाँ तक है कि बच्चों को, ये तो एक यूनिवर्सिटी है और कैपिटल में मौजूद है और यहाँ के बच्चे ज़रा कॉन्फिडेंट भी हैं तो वो बाहर आकर एहतजाज भी करें, अपनी बात भी मनवा रहे हैं। आप जानते हैं वो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ के बच्चे एहतजाज नहीं कर पा रहे या किसी भी वजह से ब्लैकमेल भी बाज़ दफ़ा हो जाते हैं, तो ये तो खुद सोचना चाहिए था यूनिवर्सिटीज़ को पहले से ही, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक SOP भी जारी करना चाहिए था। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को भी एक पॉलिसी बना के देना हुकूमत का काम होता है। वज़ारत तालीम में शफ़क़त महमूद साहब बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और बहुत कुछ कहते रहते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन पता नहीं फ़ैसले क्यों नहीं कर पा रहे। इसी तरह पंजाब में 18वीं तरमीम के बाद अब ये चीज़ें जो हैं पंजाब में अब सूबों में चली गई हैं। तो मैं समझता हूँ पंजाब की हुकूमत को भी चाहिए था, मरकज़ को भी चाहिए था, ये मिल बैठ के करते रहते हैं ना इजलास, के स्कूल बंद करने हैं, खोलने हैं, सारे मिल के करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें इनको बैठ के तय करना चाहिए। इससे पहले मैं आपको अर्ज़ करूँ, नकी साहब आपको याद होगा जो मेडिकल के एंट्री टेस्ट हुए हैं बच्चों के, उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे उसमें जो MCQs आए हैं वो आउट ऑफ कोर्स आए हैं। तो ये तालीम का कोई निज़ाम बनाना चाहिए, तो इस तरह ना हो कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो जाए। बिल्कुल, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। यकीनी तौर पर कौम के मेमार जो कि कौम का मुस्तकबिल हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, उन्हें यूँ मजबूर ना किया जाए वो सड़कों पर आएँ, खुद ही पहले हुकूमत को ये मामला तय कर लेने चाहिए। एतजाज़ नकीर सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।